नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स 12th क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है। केमिस्ट्री का एक पार्ट आ चुका है, फिजिक्स का भी एक पार्ट आ चुका है। आज फिजिक्स का मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। कृपया ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वैसे भी 3 मार्क्स में सिर्फ एक सवाल बनना है, 3 या फिर 2 मार्क्स का एक सवाल बनेगा, बाकी इस चैप्टर से ज़्यादा सवाल बनते हैं नहीं। तो इतना ज़्यादा पैनिक मत कीजिएगा अगर समझ में नहीं भी आया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मैं बता दूंगा कहाँ से वो 3 नंबर का बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखिए, मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज को जो है, मान लीजिए एक क्यू चार्ज पहले से ही एक अपनी जगह पर है और ये क्यू चार्ज इससे काफ़ी दूर है, ठीक है। अब मुझे इस क्यू चार्ज को जो कि आर बिंदु पर है, मुझे आर से पी बिंदु पर इस क्यू चार्ज को लेके जाना है, इस क्यू आवेश को लेके जाना है, ठीक है। तो धनावेश को, जिसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर पहले से ही कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। तो कैसे लेके जाऊंगा मैं, इस पर कोई बाह्य लगाऊंगा। तो बाह्य बल द्वारा किसी आवेश को बिंदु आर से बिंदु पी तक ले जाया जाता है और इसमें किया गया कार्य, इसके लिए जो यहाँ से और यहाँ तक जो मैं बाह्य बल लगा के यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाऊंगा, उस पर कितना कार्य होगा, तो डब्ल्यू आर पी, डब्ल्यू आर से पी तक ले जाना है मुझे, तो डब्ल्यू आर पी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन आर से पी तक, और बाहर से जो मैं बल लगा रहा हूँ एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, डी आर मैंने एक छोटी सी दूरी पहले कंसीडर कर रही है कि धीरे धीरे करके वो रेट जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है बाहर का बल मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। बाहर का बल तो मैं खुद ही दे रहा हूँ तो वो मैं निकाल सकता हूँ। तो और डी आर ये दूरी है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि किसी बिंदु जिसको मैं अनंत से या आर बिंदु से पी बिंदु पर लेके जाऊंगा, तो उसके लिए किया गया कार्य डब्ल्यू आर पी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आर टू पी एफ एक्सटर्नल डी आर, ठीक है। अब पी तथा आर बिंदु के बीच में स्थितिज ऊर्जा का बीच में भी कुछ अंतर होगा। अब यहाँ पर आर बिंदु था, इस पे मैंने बाह्य बल लगाया, तो आर से, ठीक है, बाह्य बल लगाया तब जाके वो आर से पी तक पहुंचा। तो पहले इसमें कोई ऊर्जा रही होगी, उसके बाद मैंने बाहर से और ऊर्जा दे दी, तो पी बिंदु पर जाके जो है उसकी ऊर्जा बढ़ गई होगी, ठीक है। तो पी पर जो ऊर्जा बढ़ी है उसमें से आर पर जो ऊर्जा थी, पी पर जो ऊर्जा है उसमें से आर पर जो ऊर्जा थी, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो इतनी ऊर्जा का जो है इसमें चेंज हुआ है, इतनी ऊर्जा उसके अंदर आई है। तो आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार ये वाली जो इक्वेशन है ये इस वाली इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा, समझ जाओगे। तो अब ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। तो डेल्टा यू माने जो इनके ऊर्जा के बीच का जो अंतर था, डेल्टा यू बराबर जितना उनके बीच में मैंने कार्य किया था, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मैंने जितना कार्य किया था उसके बराबर होगा। और ऊर्जा कितनी थी, यूपी माइनस यू आर थी, और कार्य मैंने कितना किया था, आर से पी तक ले जाने में जो मैंने बाहर से बल दिया था इंटू डेल्टा आर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपने फोर्स को आवेशों के केस में हम कूलाम का बल ही कहते हैं। तो कूलाम का बल का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि कूलाम ने कहा था कि बल जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के, ठीक है। जो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने ये हमने बोला था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो बल ऐसे ही करके आता है। फिर उसके बाद मैंने इस पर कुछ कांस्टेंट लगाया था, तो क्या हुआ था हमारा F बराबर K आया था, 1/4 पाई F साइलेंस नॉट, और F साइलेंट नॉट यहाँ पे क्या होता था, हमने परमिटिविटी कांस्टेंट होता था, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है, एयर परमिटिविटी कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम निकाल रहे थे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा,
ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको ध्यान रहेगा तभी आपको इसके आगे के फॉर्मूले ड्राइव होंगे आपसे। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पेपर में तो आपके मेरे को जो लगता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका यहाँ से सवाल तो बनना ही है आपके कूलाम के बल से। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अब मान लीजिए ये आवेशों का विन्यास है। ठीक है, ये इनका सिस्टम है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक है, पहले से यहाँ पड़े यहाँ पर हैं एक जगह पे, और मुझे इस Q आवेश को R से P तक ले जाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जब मैं R से P बिंदु तक किसी आवेश को लेकर जाऊंगा तो इन विन्यासों के कारण इसके पथ पर चेंज हो सकता है, पाथ जो है चेंज हो सकता है, लेकिन पाथ किसी भी पथ को, चाहे वो इस पथ से जाए, 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 किसी भी पथ से जाएगा, कार्य जो है उतना ही होगा। एक बार और सुनिए कि ये विन्यास है, इन विन्यासों के कारण इसके पथ को, इसका पथ जो है परिवर्तन हो सकता है। ये इसकी जगह ऐसे भी जा सकता है, 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 लेकिन कार्य उतना ही होगा जितना मैंने जो है, चाहे मैं सीधे में गया, चाहे मैं टेढ़े में गया, हर एक में कार्य बराबर ही होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहीं से ही एक और फार्मूला मैं आपके लिए लाया हूँ, Vp माइनस VR। अब ये Vp VR कहाँ से आया, तो ये कुछ नहीं है, ये स्थिर वैद्युत विभव है। ठीक है, तो आप अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत बनाइए इसको, सिंपल सा इतना याद रख लीजिए, Vp माइनस VR बराबर क्या हो जाएगा, जितना कार्य किया गया है उसमें से अगर मैं चार्ज को डिवाइड कर दूं तो स्थिर वैद्युत विभव निकल के आ जाएगा। जितना कार्य मैंने किया है अगर मैं उसको उसी चार्ज से, मतलब उसी चार्ज से, जिस चार्ज को मैंने लेके गया हूँ यहाँ से, उस चार्ज से अगर डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो है क्या, स्थिर वैद्युत विभव निकल के आ जाएगा। और स्थिर वैद्युत विभव, अब मुझे पता है कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार डेल्टा डब्ल्यू मैंने यूपी माइनस यू आर निकाला था। ठीक है, और क्यू तो क्यू ही है। ठीक है, डेल्टा क्यू लिखो चाहे क्यू लिखो। ठीक है, बात तो एक ही है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। ज़्यादा समझाने के लिए मैं अभी 2 सवाल आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, 2 सवाल आपको कराने वाला हूँ जिससे आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है, तो स्थिर वैद्युत विभव जो है, अब अभी तक हम कार्य के अनुसार कार्य पर बात कर रहे थे, अब मैं विभव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये चैप्टर का नाम ही क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। हमने विभव का ही पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, तो विभव के लिए आपको पता है कूलाम का बल क्या था, F इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर, यही था। अब जब मैंने इसका वर्क निकाला था, तो मैंने इसको dr लिख दिया था, मतलब एक r से एक r तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद जब मैंने Vp माइनस VR निकाला तो डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू निकाल दिया, तो एक क्यू से ये क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला ड्राइव होके क्या आ जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। बाकी जो है, अगर इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में ये लिखा होगा आपको डेफिनेशन बनाने के लिए, कि अगर मैं किसी बिंदु अनंत से जो है किसी चार्ज को लेके आता हूँ इस चार्ज के समीप, मतलब P डैश से P बिंदु पर लेके मैं अगर आता हूँ तो उसके जो बीच का जो कार्य होगा वो जो है इतना होगा। ठीक है, जो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला है। और कार्य को जब मैं Q से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो है स्थिर वैद्युत विभव आ जाएगा। स्थिर वैद्युत विभव जो है इसके इक्वल होगा। चलिए थोड़ा सा वो करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 सवाल कर लेते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा। देखिए, आवेश 4 गुणा 10 की घात 7, आवेश 4 गुणा 10 की घात 7, एक सेकेंड, आवेश 4 गुणा 10 की घात 7 माइनस 7 कूलाम के कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, विभव का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन R बताया है मैंने। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ होती है। तो क्या हो जाएगा, 9
इंटू 10⁹9 तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए चार्ज कितना है, क्यू बोल रहा है कि आवेश इसके कारण 9 सेंटीमीटर दूरी, मतलब मान लीजिए इसका मान दे रखा है इन्होंने कितना, 4 इंटू 10⁻⁻7, इसके कारण पी पर कोई दूरी है, मतलब यहाँ से मान लो 9 सेंटीमीटर दूरी पर कोई जो है दूसरा विभव है या कोई बिंदु है, इस पर जो है स्थिर वैद्युत विभव कितना होगा, मतलब इसके कारण इस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव कितना होगा, कितनी ऊर्जा, मतलब कितना उसका पोटेंशियल होगा, कितना उसका विभव होगा। तो कितना होगा, तो हमने पता है Q/R होता है, तो 1/4πε0 की वैल्यू तो ये होगा, Q कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, कूलाम। और अपॉन में क्या है R है 9 सेंटीमीटर, तो अगर इसको मैं मीटर में करूँगा तो 0.09, ठीक है, 0.09। अब देखिए -7 है, यहाँ भी 10⁻⁻2 है, ऊपर जाके +2 बन जाएगा, तो +2 बन जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ 9 लिख लूँ इधर इसे, ठीक है, इसे यहाँ पे 9 लिख लूँ, और 10⁻2 इधर आके कितना हो जाएगा 10⁻2 ऐसे ऊपर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, देखो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, उत्तर कितना आएगा 4 इंटू 10⁻, देखिए हाँ 9 और 2 11, 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया 4, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻⁻4 और 10⁻4 वोल्ट, ठीक है। तो इतना स्थिर वैद्युत विभव होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं भी आया होगा तो इस एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, अब आवेश 2 इंटू 10⁻⁻9 को अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब मानिए अब कोई और आवेश है जो कि 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम का है, जिसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, P तक लेके आना है, यहाँ से P तक लेके आना है, तो उसमें कितना कार्य होगा, तो मेरे को यहाँ से उससे पता है वर्क बराबर क्या होता है Vp माइनस VR, मतलब ये जो पोटेंशियल है, ये जो विभव है, इसका गुणा Q, तो वर्क बराबर कितना होगा, कार्य बराबर कितना होगा Q इंटू V हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा। तो चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻9 है, और V कितना है, V कितना है आपका, ये आपने निकाल चुका है 4 इंटू 10⁻⁻4 सॉरी। तो देखिए 4 दूनी 8, -9 में से 4 गया 10⁻5, ठीक है, इतना। अब देखिए ये तो वोल्ट था, ये कूलाम था, तो कूलाम वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, कूलाम वोल्ट हो जाएगा। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, दूसरा सवाल इसमें क्या रखा है कि उत्तर जिस पथ पर अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करेगा या नहीं, ये आपसे सवाल है, क्या उत्तर जिस पथ से पर अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करेगा या नहीं। तो मैंने आपको देखिए अभी बताया था कि इनके कारण इसके पथ जो है चेंज हो सकता है, पर उसमें किया गया कार्य कभी चेंज नहीं होगा, तो कार्य जो है उस पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो कार्य जो है इसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये हर चाहे वो जो है इधर से जाए, चाहे वो इधर से जाए, चाहे उधर से जाए, चाहे उधर से जाए, चाहे इधर से जाए, कार्य जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा कार्य जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, अभी तक हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र पिछले पाठ में निकाल चुका है। इस पाठ में हम विभव निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें अध्ययन ही हम स्थिर वैद्युत विभव का कर रहे हैं। तो मान के चलिए मैंने कोई P पॉइंट कंसीडर किया है, और वो जो है यहाँ पे मानिए ये जो है +Q चार्ज है, -Q चार्ज है, मतलब ये द्विध्रुव के ही +Q -Q, ठीक है चार्ज। इनके बीच में दूरी 2a होती थी, तो मतलब केंद्र से a दूरी इधर, केंद्र से a दूरी इधर, इन दोनों, और ये जो पॉइंट है P है, ये जो है इनके साथ बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है। तो ये बात है, इनके बीच की दूरी r1 है, यहाँ की दूरी r है, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी वो मुझे ज्ञात है, वो r है, और r2 जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, वो मैंने कंसीडर कर रखी है। ये कंसीडर है, ये कंसीडर है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो पहले इसके कारण P बिंदु पर विभव कितना होगा 1/4πε0
Q अपॉन R1, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर ऐसे ही माइनस क्यू के कारण भी कुछ होगा, तो माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर कितना होगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R2, ठीक है। समझ गए होंगे। आपको पता है अध्यारोपण का सिद्धांत जब लगता है तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जोड़ के क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन R1 माइनस क्यू 1/R2, ठीक है। अगला देखिए, क्यू भी जो है दोनों का सेम है ना, बस चिन्ह तो अलग था, तो क्यू बाहर आ जाएगा, तो क्यू अपॉन 4πε0 बाहर आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2। अब मुझे R1 R2 ज्ञात नहीं है, मुझे सिर्फ R ज्ञात है, तो मुझे R1 और R2 को R की तरह से लिखना है, ठीक है। तो इसको जो है इन्होंने इस तरीके से डिराइव कर रखा है कि R1 को बोल दिया इन्होंने R1 बराबर R1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये देखिए ये जो है इससे छोटा है, तो R माइनस ए का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस ए का स्क्वायर कर दिया, और इस R2 को क्या बोल दिया उसने, R प्लस ए का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर बराबर कर दिया उसने क्या, R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे करके इन्होंने यहाँ से ड्राइव करते हुए लाए, तो लास्ट में वो क्या कर लेंगे, 1/R1 बराबर ये आ जाएगा, 1/R2 बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को देखो, ये 1/R1 को और 1/R2 को हम यहाँ से उठा के कहाँ रख देंगे, पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे, मतलब इस वाली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो इन दोनों की वैल्यू जब मैं यहाँ से इस इक्वेशन में उठा के रख दूंगा तो 1 तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और ये जो 2a cos मतलब a cos थीटा इधर है, a cos थीटा इधर है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जब ये जुड़ जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में इक्वेशन आएगी ये, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 2a cos थीटा अपॉन r, ठीक है। अब आपको पता है q गुणा 2a को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। तो p को q गुणा 2a के बदले में p लिख दूंगा, तो p cos थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको पता है cos थीटा का काम जो है डॉट प्रोडक्ट में होता है, तो मैं इसको दिशा सदिश दे दिया मैंने यहाँ पे, एकांक दिशा सदिश दे दिया, तो आर कैप ले लिया मैंने यहाँ पे और डॉट प्रोडक्ट कर दिया उसका, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा वहाँ पे से, इसलिए मैंने cos थीटा हटा दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, आप इसी को याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगला क्या है, v इज इक्वल टू, अच्छा अगर मैं कहूँ कि बिंदु जो है मैंने जो कंसीडर कर रखा है बिंदु P, वो जो है इस द्विध्रुव के अक्ष पर है, ठीक है। ये देखिए इसी उसमें चाहिए, मतलब थीटा बराबर या तो क्या है, या तो बिंदु यहाँ पर है या बिंदु यहाँ पर है, या तो थीटा बराबर 0 है या थीटा बराबर 180 है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो या तो थीटा बराबर 0 है या तो थीटा बराबर पाई है। अब cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो p अपॉन 4πε0 r स्क्वायर यहाँ से बन के आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि cos थीटा पाई है, तो cos पाई कितना होता है -1, तो -1 में माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं अक्ष पर बात करूँ तो इसका फॉर्मूला बन के आएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस p अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपको पिछला चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ तो इस पर मैंने वैद्युत क्षेत्र कितना निकाला था अक्ष पर, E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4πε0 r क्यूब, और यहाँ है r स्क्वायर, इस पर ध्यान दे लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, यहाँ 2p है, यहाँ p है, यहाँ r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं विषुवतीय तल पर जब मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला था तो कितना निकला था, p अपॉन 4πε0 r क्यूब निकला था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसके केस पे निकालूंगा विषुवतीय तल पे, तो थीटा का मान क्या रख दूंगा, मैं 90 रख दूंगा, तभी तो विषुवतीय तल पे होगा यहाँ पे। अब थीटा का मान जब मैं 90 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं थीटा का मान 90 रखूंगा cos 90 शून्य होता है, तो विभव जो है स्थिर वैद्युत विभव 90 डिग्री पर या विषुवतीय तल पर जब मैं बिंदु को कंसिडर करूंगा वहाँ पर वैद्युत विभव शून्य होगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है आपके पास आवेशों के निकाय के कारण विभव, ठीक है। आवेशों के निकाय के कारण विभव क्या होगा, मान लीजिए ये P बिंदु है, तो Q1 के द्वारा कुछ विभव बनेगा, Q2 के द्वारा कुछ विभव बनेगा, Q3 के कारण कुछ विभव बनेगा, Q4 के कारण, Q5 के कारण, सबके कारण कुछ बनेगा। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन
अब देखो Q1 अपॉन इनके बीच की दूरी R1P हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, R1P हो जाएगी। ऐसे ही Q2 के कारण क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P आ जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही Vn भी निकाल दोगे आप, क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्या Qn अपॉन RnP आ जाएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से मैं सबको ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn तक हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सब में 1/4πε0 कॉमन है, तो 1/4πε0 तो सबका मैं कॉमन कर दूंगा। अंदर क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन R1P, Q2 अपॉन R2P, Q3 अपॉन R3P अप टू Qn अपॉन RnP। समझ जाओगे। तो इस तरीके से हम आवेशों के निकाय के कारण विभव निकाल सकते हैं। आगे है आपका समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, कोई समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ के हर बिंदु का विभव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या कह रहा है, अगर Q बिंदु से केंद्र से दूरी अगर नियत है, अगर केंद्र से दूरी अगर नियत है, तो ये जो पोटेंशियल भी होगा ना, जो ये V भी होगा, ठीक है, ये जो विभव भी होगा वो भी नियत रहेगा इस पृष्ठ के चारों ओर। मान लो इधर भी R डिस्टेंस है, इधर भी R डिस्टेंस है, इधर भी R डिस्टेंस है, तो सब जो है इसके अगर R नियत है, अगर केंद्र से दूरी नियत है, तो पोटेंशियल भी नियत होगा। और उन रेखाओं को जब मैं खींच दूंगा आपस में, ऐसा गोला सबको जो है बराबर नियत की बराबर विभव की रेखाओं को जब मैं खींच दूंगा, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा समविभव पृष्ठ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इनको हम अंग्रेजी में तो बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लेकिन इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं इसे पृष्ठ केंद्रित गोले, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र में आप प्लस क्यू का कैसे निकालते थे, उसमें ऐसे बनते थे ना, रेडियल लाइंस बनती थी, आर्य रेखाएं बनती थी। लेकिन इसके केस में क्या बन रहा है, पृष्ठ केंद्रित गोले बन रहे हैं। समझ जाओगे, यहाँ पृष्ठ केंद्रित गोले बन रहे हैं, यहाँ आर्य रेखाएं बन रही है, अंतर ये है, ठीक है। और बाकी यहाँ कांस्टेंट रहता था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, ठीक है। अब मुझे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में वो निकालना है, तो मैंने तो क्या कह दिया, मान लीजिए ये कोई विभव है, ये कोई समविभव पृष्ठ है, यहाँ पे कोई समविभव पृष्ठ है, तो मुझे पता है जो बाहर को होगा वो समविभव पृष्ठ ज़्यादा होगा, तो ये अंदर वाला थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ के बीच में दूरी जो होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर विभव V है तो यहाँ पे V प्लस डेल्टा V होगा, इनके बीच की दूरी डेल्टा L मैंने कंसिडर की है। तो आप ज़्यादा कुछ ध्यान में मत रखिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि E गुणा डेल्टा L बराबर हो जाएगा इसमें से इसको माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा, पहले वाले में से दूसरे को माइनस करके निकल जाएगा E डेल्टा L बराबर माइनस डेल्टा V और E बराबर डेल्टा V अपॉन L। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, E बराबर V अपॉन L, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। एक बात और याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहाँ वैद्युत विभव का सर्वाधिक ह्रास होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है आपके आवेशों के निकाय की स्थितिक ऊर्जा, ठीक है। मान लीजिए Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, उनके बीच में दूरी R12 है। मेरे को पता है Q1 का विभव इस बिंदु पर कितना होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P। अब P मैंने क्या माना है, मैंने बिंदु माना है, जो Q2 का पॉइंट है वही मैंने बिंदु मान लिया, तो R12 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, ठीक है। अब Q2 पर Q1 के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो हमें पता है कार्य बराबर क्या होता है, QV होता है, पीछे पढ़ा रखा है, तो कार्य बराबर QV होता है। तो ये जो ये Q2 है ना, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा V के साथ, ठीक है। तो V मैंने निकालता, उसके साथ अभी यहाँ पे सिर्फ Q1 था, अब यहाँ पे Q2 भी आ जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से जितना कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा कितना निकल गई, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। अगला चीज़ है, ये तो मैंने सिर्फ 2 बिंदु लिया, अगर मैंने 3 बिंदु ले लिए Q1 Q2 Q3, 3 बिंदु ले लिए, उनके बीच में दूरी R12 R23 R13 मान ली, ठीक है। तो इनके निकाय के भी कारण जो है स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर 1/4πε0, तो यही रहेगा। अब Q1 Q2 अपॉन R12,
Q1 Q3 अपॉन R13, Q3 Q2 अपॉन R23। एक बार और सुनिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है। अगला टॉपिक है परावैद्युत। परावैद्युत क्या होता है? परावैद्युत एक्चुअली विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है। इनमें चालक की तरह कोई वैद्युत वाहक नहीं होता, कोई करंट कैरियर नहीं होता। ठीक है। तो क्या बात है कि अगर मैं किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखूंगा तो उसके अंदर से कोई जो है उसको रेसिस्टेंस भी करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका रेसिस्टेंस करेगा। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस विद्युत क्षेत्र में रखा इसे, तो यहाँ प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस चार्ज विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इधर से इधर को है। यहाँ प्लस चार्ज आए, इधर फिर माइनस, इधर माइनस चार्ज आए, यहाँ प्लस चार्ज आ गए, यहाँ ऋणावेश आ गया, यहाँ धनावेश आ गया। आपको मैंने बता रखा है कि धनावेश से हमेशा ऋणावेश की ओर जो है डायरेक्शन होती है। तो अंदर से तो डायरेक्शन आ रही है इधर से इधर को, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इधर से इधर को। वैसे भी मैंने बता रखा है आपको कि हमेशा करंट की दिशा तो मैं क्या कह रहा था कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर को जाएगा हमेशा करंट की दिशा, जहाँ जो है इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की दिशा होगी। ये आप ये ध्यान में रखना। तो चालक के केस में क्या हुआ था? वैद्युत क्षेत्र जितना आया था उतना ही जो है प्लस से माइनस चार्ज, मतलब अंदर की और जो वैद्युत क्षेत्र बना था वो भी उतना ही था। तो E0 प्लस E इंटरनल बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि दिशा उल्टी है। ठीक है। तो अगर मैं जो है परावैद्युत को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, वैद्युत क्षेत्र में रखता हूँ, और तब अगर मैं देखता हूँ कि E0 प्लस E इन का मान क्या होगा, तो वो 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही जो है, मतलब जितना वैद्युत क्षेत्र बाहर का है उतना अंदर से डेवलप नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ प्रेरित जरूर करता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। परावैद्युत हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अब हम संधारित्र पढ़ने वाले हैं, और संधारित्र में दो प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत को ही रखा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा मेरी एक बात। ठीक है। अब देखिए, संधारित्र द्वारा धारिता। पहले संधारित्र होते क्या है? संधारित्र में हम क्या करते हैं कि विद्युत रोधी से पृथक दो चालकों पर कोई निकाय संधारित्र का निर्माण करता है। मान लीजिए ये भी चालक है, ये भी चालक है, इन दोनों के बीच में मैंने कोई विद्युत रोधी रख दिया, तो ये जो है एक संधारित्र का निर्माण करेगा, कैपेसिटर का निर्माण करेगा। मतलब ये मान लो एक चालक है, ये एक चालक है, इनके बीच में विद्युत रोधी रख दिया, या मैंने परावैद्युत रख दिया, तो इसके कारण क्या होता है? संधारित्र का निर्माण होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। संधारित्र में अब संधारित्र के कारण धारिता कितनी होगी? तो C बराबर Q/V होता है। याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV, 3 बार बोल रहा हूँ जिससे याद हो जाए। समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र में मतलब कैपेसिटर। ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है टॉपिक। तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। हमेशा आपको पता है प्लस से माइनस की ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, विद्युत क्षेत्र जाता है। इनके बीच की दूरी D है। D बहुत ही ज़्यादा कम है, इनका एरिया बहुत ज़्यादा है। तो A इज़ फार ग्रेटर देन D है। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? ई वैद्युत क्षेत्र पट्टिका ए के ऊपर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? मान लो पट्टिका एक ये है, तो इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? इस पर देखो, आपने गॉस परिमेय में पढ़ा था कि एक प्लेट में कितना होता है वैद्युत क्षेत्र? E/2 होता है, लेकिन इधर माइनस भी है, तो इसके कारण -2 σ/ε0 हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र। तो जो एट द एंड रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। फिर ऐसे ही मैं पट्टिका 2 के नीचे वैद्युत क्षेत्र लिखूंगा तो वो भी 0 आ जाएगा। लेकिन मुझे जो है इसके अंदर का निकालना है, तो मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा? इसमें से एक इसको माइनस करूंगा तो माइनस प्लस के कट जाएंगे, माइनस के ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। तो आधा आधा कितना हो गया? एक σ/ε0 हो गया। और आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था σ = Q/A होता है, जो मैंने वितरण वाली प्रणाली बताई थी आपको। ठीक है। डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज घनत्व है। सिग्मा तो चार्ज घनत्व था ना, आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व क्या होता है? Q/A होता है। ठीक है। तो Q/A ε0। तो यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं। ठीक है। फिर अभी मैंने आपको बताया था
क्या होता था, E इज इक्वल टू वी अपॉन डेल्टा एल, ठीक है, E इज इक्वल टू वी अपॉन डेल्टा एल, यही एक फार्मूला अभी निकला था जिसको मैं बोल रहा था इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो वही होता है वी इज इक्वल टू ई डी, लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू ई डी, डी इन दोनों के बीच की दूरी है। तो देखिए ई मेरा निकल के आ गया, ए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ई की जगह रख दूंगा मैं, डी पहले से है ही मेरे पास। अब देखिए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट तो वी आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है, क्यू इक्वल टू सी वी, अभी फॉर्मूला रटाया जो, तो क्यू के बदले क्यू तो क्यू ही है, वी की जगह क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक प्रश्न ये आया जाता है कि अगर एक गोला छोटा है एक गोला बड़ा होगा तो इन दोनों में धारिता किसकी ज़्यादा होगी, किसकी होगी, जिसका एरिया ज़्यादा होगा। तो इसका एरिया ज़्यादा है तो बड़े वाले गोले की धारिता ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। संधारित्रों के का श्रेणीक्रम संयोजन, अगर मैं इनको सीरीज में जो है लगा देता हूँ, पहला कैपेसिटर ये लगा दिया, दूसरा कैपेसिटर ये लगा दिया, पहला संधारित्र ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया, तो देखिए यहाँ से कोई चार्ज आ रहा था, वही चार्ज इसमें भी गया, वही चार्ज इधर भी गया, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो इसका विभव चेंज हो रहा है। तो वी टोटल वी कितना आ रहा है, वो बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 होता है, हमें पता है Q इज इक्वल टू क्यू सी वी होता है, तो V बराबर Q अपॉन सी हो जाएगा। तो V की जगह मैं Q अपॉन सी लिख दूंगा। इस वाले में ये C1 है, ये C2 है, तो क्या हो जाएगा, V1 की जगह Q अपॉन C1 हो जाएगा और V2 की जगह हो जाएगा Q अपॉन C2। सब में Q कॉमन है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन सी प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर मैं इन जनरल बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस अप टू 1 अपॉन Cn। ठीक है, अगला है अगर मैंने पैरेलल कम्बिनेशन कर दिया, पैरेलल कम्बिनेशन कर दिया तो वोल्टेज नहीं चेंज होगा, अब चेंज होगा करंट। करंट माने चार्ज, तो इधर भी चार्ज कुछ जाएगा, इधर भी चार्ज कुछ जाएगा, इधर भी चार्ज कुछ जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर सी वी होता है, तो सी वी बराबर C1V, पहले वाले का C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। आपको पता है सब में वोल्टेज तो सेम ही है, तो V सब कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अगला है संधारित्रों में संचित ऊर्जा, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, डेरिवेशन नहीं आएगा, तो W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C हो जाएगा, ड्राइव करोगे आप, तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C हो जाएगा, C से C कैंसिल, तो 1, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2CV स्क्वायर और 1 अपॉन 2QV। हमें पता है जितना कार्य होता है उतनी ही जो है ऊर्जा निकल के आती है, कार्य ऊर्जा परिमेय के हिसाब से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क इज इक्वल टू ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा का भी यही हो जाएंगे मान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट भी ख़त्म हो चुका है, तो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो आएगी 7 तारीख को, इंतज़ार कीजिए और उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।